मेरा पोजीशन नहीं है, ठीक है। नमस्कार। हिंदी नमस्ते सबको। संस्थान के इस पटल पर आज फिर से हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं। उस कार्यक्रम का नाम है परिचर्चा। इस कार्यक्रम में हम हर बार कोशिश करते हैं एक ऐसे विषय के साथ आने पर जिसके कुछ पहलुओं को छुएं और उसके बारे में जानें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे उपस्थित आदरणीय जन का स्वागत करना चाहूंगी। आज इस पटल पर, इस मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय मोहिनी चतुर्वेदी जी, आदरणीय अद्विका तिवारी जी। तो चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं सभी आदरणीय जन से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने आप को म्यूट कर लें, जिससे कि आवाज कहीं आ रही है किसी के अंदर तो सुनने में हमारे दर्शकों को और हम एक दूसरों को भी थोड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत आभार। आज का विषय हिंदी कक्षा के बाहर, हिंदी का संस्कार। हम आज के समय में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बीच में जो घूम रहे हैं, जिस धुरी में घूम रहे हैं, जहाँ एक ऐसे समय में खड़े हैं कि एक तरफ हम हिंदी पढ़ें या एक तरफ अंग्रेजी को जानें। इसी सवाल का उत्तर जानने में हम सोचते रहते हैं। और एक हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे हमने शायद विषय के रूप में पढ़ा है या उसे किस तरह आत्मसात किया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह ही लगता है। तो आज इस पटल पर हम ऐसे आदरणीय जन को लेके आए हैं जो इस बात पर, जो हिंदी के स्वरूप पर अपने विचार रखेंगे। हम उनके विचार जानेंगे कि उनके लिए हिंदी क्या मायने रखती है। इसी के लिए हमारे साथ एक आचार्य सत्यनारायण शर्मा जी हैं जो हिंदी के ज्ञाता है। उसके साथ हमारे साथ एक शिक्षिका है जो हिंदी पढ़ाती है, और उसी के साथ इस पटल पर एक छात्रा है जो हिंदी पढ़ती है। तो आइए जाने इन सब लोगों से हिंदी के स्वरूप का अलग अलग वर्णन। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आदरणीय आचार्य सत्यनारायण जी के पास से पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार क्या आप मानते हैं कि हिंदी क्या एक सिर्फ भाषा है या एक संस्कृति और पहचान का प्रतीक है? इस पर अपने विचार व्यक्त करें आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी। जी हाँ, सबको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई कि इस प्रकार का सुंदर परिचर्चा का कार्यक्रम आपके इस मंच से लगातार जारी हो रहा है। और ये 148वीं एपिसोड है जिसमें आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद और आप सबको बधाई। और ये हिंदी केवल मेरी दृष्टि में केवल भाषा नहीं है, हिंदी हमारी संस्कृति को वर्तमान सभ्यता से जोड़ने वाली और प्राचीन शाश्वत जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने वाली, जो हमारे सदग्रंथ महाभारत, गीता, रामायण, योग वासिष्ठ, वेद आदि संस्कृत भाषा में हैं, उनके गूढ़ और सनातन और शाश्वत तत्वों को वहां से निकालकर साधारण जनों तक गंगा की भांति प्रवाहित होने वाली और पवित्र करने वाली ऐसी हिंदी भाषा है। इसके लिए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने आधुनिक हिंदी का जनक एक प्रकार से उन्हें माना जाता है। और उनके शब्दों में निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। बिना अपनी भाषा की उन्नति के हम उन्नति नहीं कर सकते, ऐसे अनेक महापुरुषों ने हमें बताया है। भारतेंदु जी का ये कहना था कि हम विविध कला, शिक्षा और ज्ञान अनेक, लेकिन उन सबको सब देशन से लेकर हम
उस ज्ञान को अपनी भाषा में ही प्रचारित करें, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। स्वामी विवेकानंद जी का भी हिंदी भाषा के प्रति कितना अनुराग था, जबकि वे बंगला भाषी थे। अमेरिका में एक दृष्टांत है जो सुनना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि वे एक बार तो 1893 में जब अमेरिका में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, उसके बाद दोबारा गए थे 1899 में। तो वहां एक सज्जन ने सोचा कि शायद ये गेरुए वस्त्रधारी कोई भारत से आया हुआ सन्यासी से, वो जानता नहीं था कि पहले आ चुके हैं यहाँ विवेकानंद जी हैं, बहुत बड़े योग्य विद्वान हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, ऐसा उसको पता नहीं था। तो उसने इनसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रश्न किया, ये सोचकर कि शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो फिर मैं हिंदी में प्रश्न करूंगा। तो उसने पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग स्वामी जी? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूं। तो उसने सोचा कि लगता है ये थोड़ा समझे हैं लेकिन अंग्रेजी ठीक से नहीं जानते। तो फिर आगे उसने पूछा कि आपको अमेरिका में आकर कैसा लग रहा है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फीलिंग वेल, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये बात जब उसने सुनी तो वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा कि स्वामी जी मैं ये समझ नहीं पाया कुछ, कि आपने जब मैंने आपसे अंग्रेजी में बात की, प्रश्न किया, तो उसका उत्तर तो आपने पहले हिंदी में दिया, और दोबारा जब मैंने हिंदी में प्रश्न किया तो फिर आपने अंग्रेजी में आंसर दिया, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, देखो आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया सबसे पहले अंग्रेजी में बोल करके, तो मैंने भी अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान किया। और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, यानी हिंदी में आपने पूछा कि आप अमेरिका में आपको कैसा लग रहा है, तो फिर मैंने आपकी मातृभाषा का भी सम्मान करना ही था, इसलिए मैंने उसका आंसर अंग्रेजी में दिया। मतलब उनका यह था कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान, सम्मान और सीखने की भावना होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी दृष्टांत है, सच्ची घटना है। दृष्टांत क्या कि आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद वे भाषण देते समय अंग्रेजी में ही अक्सर बात करते थे, और अनेक व्यवसायी ऐसे थे जो उनके अर्थ का प्रबंध करते थे। तो एक बार नेताजी ने, जो हिंदी भाषी कोई व्यवसायी था, उनका मददगार रहा करता था, तो उससे कहा, भाई तुम मुझे हिंदी सिखाओ। रोज हिंदी सीखने लगे वो। अब एक दिन उससे रहा नहीं गया, पूछा कि ये बताओ नेताजी, आप बात तो करते हो अंग्रेजी में वहां आजाद हिंद फौज में, और अंग्रेजी शासन है, अब इसकी हिंदी की क्या उपयोगिता है आपके लिए? तो मुस्कुराते हुए नेताजी बोले कि देखो ये बात वर्तमान के लिए सही है, लेकिन हमें दूरदर्शी होना चाहिए। हम आजादी के लिए जिस तरह प्रयत्न कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि थोड़े ही दिनों में आजादी मिल जाएगी, और जब आजादी मिल जाएगी तो हमें अंग्रेजी भाषा से भी आजादी दिलानी है लोगों को। तो उस समय हिंदी भाषा ही होगी जिसको अधिक से अधिक लोग जानते होंगे, और उसका प्रचार प्रसार होगा। तो हमें पहले से हिंदी सीखनी चाहिए। इसी प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जो एक प्रकार से हिंदी भाषा के सर्वप्रथम। जी जी जी, मैं आपको माफी चाहूंगी, विनम्रता से थोड़ा रोकना चाहूंगी। और आपकी बातें बिल्कुल सही है और बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। और जो आप बातें बता रहे हैं, हिंदी की जो महत्व बता रहे हैं, बहुत सही है। लेकिन मैं उसके बीच में आपको विनम्रता से थोड़ा रोकना चाहूंगी। और जो हमारे साथ श्रोतागण जुड़ चुके हैं, एक बार उनका जरूर हम अभिवादन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय उमेश कुमार शर्मा जी, आदरणीय अर्चना जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय पुष्पलता जी जुड़ चुकी हैं, सभी को नमस्कार करती हैं। आदरणीय सौम्या शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत सुंदर विषय, बहुत सुंदर परिचर्चा चल रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। आदरणीय विजेंद्र कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ परिचर्चा में भी आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय विजेंद्र जी। और विभा जी लगातार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रही हैं, आपका स्वागत कर रही हैं कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस पटल पर आने पर हम अपने विचारों को आज हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो इस परिचर्चा को आगे ले चलते हैं और आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन आगे एक चलते हैं आदरणीय मोहिनी चतुर्वेदी की तरफ। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप शिक्षिका रही हैं, आपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, बहुत बच्चों के बीच में रही हैं, तो आपसे बिल्कुल सीधा एक सवाल का उत्तर जानना चाहूंगी
कि आपके विचार से हिंदी की जो शिक्षा है, क्या वो सिर्फ कक्षा तक सीमित है, और अगर ऐसा है तो वो क्यों है? नेहा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आमंत्रित किया मुझे इस पटल पर। और 148 में जो आपका ये धारावाहिक चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदी संस्थान को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विषय चुना है वो बहुत बढ़िया विषय है, दिल को छूने वाला विषय है, क्योंकि ये हम सबकी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। ये हम सबके, जो कहना चाहिए कि हम लोगों के अब हम लोगों के जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है, वो हम सबको अपने माता पिता से हमने जो कहानियां सुनी है ना, वो चाहे कन्हैया की मधुरवंशी वाली कहानियां हो, चाहे हम जो संस्कार लिए हैं अपने माता पिता से, वो इसी भाषा के माध्यम से ग्रहण किए हैं। तो निस्संदेह उसके प्रति आस्था, ममता, मोह और जो श्रद्धा और सम्मान है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है दूसरी भाषा के लिए। रही बात कक्षा की, तो देखिए मैं कहूँ, एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी कि जो परिवर्तन है ना, वो बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। कभी संस्कृत थी, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं को हमने जिया है। ये संस्कृति हमें मिली है कि संस्कृत हुआ, पाली, प्राकृत हुई, ऐसे ही लिपियों का विकास हुआ, जैसे खरोष्ठी, ब्राह्मी, हमारी आज देवनागरी जिसमें हम हिंदी लिखते हैं। तो ये जो लिखना है, बोलना है, ये कक्षा तक सीमित नहीं है। मैं इस पे बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की छतरियां दूर दूर तक लहराएं, और जब तक ना अंग्रेजी होगी तब तक प्रगति ना समझो जी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो हिंदी है वो आज भी जुड़ी है हमारी जड़ों से। और कक्षा से बाहर, मैं तो इस समय तंजानिया में बैठी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ देखती हूँ, और जितने भी लोग मतलब कक्षा से बाहर के, मैं कहूँ देश से बाहर बात करते हैं, तो ये हिंदी ही काम आती है हमारे एक दूसरे से जुड़ने के कारण। मैं यहाँ पर भारत के कितने प्रांतों के लोगों से मिलती हूँ, और कोई कच्छ का है, कोई गुजरात का है, कोई पंजाब का है, कोई महाराष्ट्र का है, कहने का मतलब कोई बिहार का है। हर प्रांत के लोग मुझे मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ की बात करूं, या घाना में, मैं डीपीएस घाना में थी, वहां की बात करूं, तो जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हमारे पहले जो शब्द होते हैं हेलो हाय छोड़ के, इसके बाद हम हिंदी में ही आते हैं, और हिंदी में ही हमारा जो संचार होता है वो हिंदी में ही संचार, हमारा संचार का जो माध्यम है वो केवल हिंदी ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब जो संचार का माध्यम है वो कक्षा से बाहर ही, और जब कक्षा से बाहर है तो वो चाहे देश हो विदेश हो, आपका जो संचार का माध्यम है वो हिंदी ही है। तो और हिंदी ऐसा नहीं है कि सीमित हो गई है, हिंदी ने अपनी जो जड़ें हैं वो इतनी पसार ली है, जैसे वटवृक्ष की जो जड़ें हैं। क्या बात। और मतलब जो मैं यहाँ देख रही हूँ, अनुभव करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं हिंदी सीमित रही है, कहीं हिंदी को सम्मान नहीं मिल रहा। ये बात जरूर है कि अंग्रेजी ने भी अपना एक एक कक्षा खोल रखी है अपने भारत में। एक जो कहना चाहिए दो बहनें जैसे रहती है वैसे रह रही है, या हिंदी के साथ अंग्रेजी बिल्कुल चल रही है, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन हिंदी कहीं संकुचित नहीं हुई है, हिंदी का कहीं लोगों के दिलों में सम्मान कम नहीं हुआ है। जब हम बच्चों से बात करते हैं वो जरूर ये प्रश्न जरूर उठाते हैं नेहा जी कि हिंदी का हमारे आगे के हमारे जो करियर है उसमें कहाँ काम आई, है ना। ये प्रश्न जरूर उभरता है, इसको क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन जो बात आपने जो पूछी है कि वो हिंदी बिल्कुल कक्षा से बाहर इस समय फल फूल रही है। चलिए, बहुत सुंदर आपके विचार, आपकी बातें, और आपकी बातें सुन के एक सुखद एहसास की अनुभूति भी हुई है कि हिंदी कक्षा तक सीमित नहीं है और ना ही होनी चाहिए थी। शायद सवाल भी इसलिए उठा है। तो अब चलते हैं, एक शिक्षिका की बात सुन ली, अब एक छात्रा की बात सुनते हैं जिसने हिंदी को पढ़ा है। तो मैं पहुंचती हूँ आदरणीय अद्विका तिवारी पर, और मैं आपसे अद्विका जानना चाहती हूँ कि जब आपने स्कूल में, जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एक अगर आपने शायद 10वीं या 12वीं तक शायद हिंदी पढ़ी होगी,
तो जब आप पढ़ रहे थे उस समय आप हिंदी को के विषय को किस तरह लेते थे? क्या सिर्फ एक विषय होता था कि जिसे हमें पढ़ना है और इसमें हमें पास होना है या मार्क्स लाने हैं, या हिंदी अपनी भाषा और संस्कृति की तरह आत्मसात की जाती थी? ये बताइए हमें श्रोतागणों को। पहले तो नेहा जी, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड इस चीज़ का पार्ट होने का मौका दिया। जी जी एंड मैं अपने यहाँ पर थॉट्स बोलना चाहूँगी। मैंने हिंदी पढ़ी है 10वीं तक। हमारे डीपीएस ग्रेटर नोएडा था मेरा स्कूल, एंड उसमें मेरे पास एक ऑप्शन था कि हम 8वीं से 6ठी से लेकर 10वीं तक या फिर हिंदी पढ़ सकते हैं, या 6ठी से लेकर 8वीं तक हिंदी पढ़ सकते हैं। अच्छा एंड 8वीं के बाद हम कोई और थर्ड लैंग्वेज ले सकते थे। मेरे अच्छा पास जर्मन या हिंदी का ऑप्शन था। तो अब जैसे मोहिनी मैम मेरी 7वीं से हिंदी टीचर रही हैं, तो मैं उनको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मैम ने मुझे इतनी इंस्पिरेशन दी है कि मुझे 8वीं में सोचना भी नहीं पड़ा कि मुझे हिंदी की ज़रूरत है या जर्मन की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में तय था कि मुझे हिंदी ही लेनी है। जैसे मैम के अभी शब्द इतने इंस्पायरिंग एंड थे, तो मुझे उस टाइम भी वही लगा कि मैम जैसे कोई हिंदी पढ़े या पढ़ाए, तो फिर जी हमको हिंदी ही पढ़नी चाहिए। एंड फिर बात रही मेरे विचारों की। अब क्योंकि मैं रशिया में एमबीबीएस कर रही हूँ, तो जी मैंने बहुत ही रशियन, स्पेनिश, बहुत सारे देशों के लोगों से इंटरेक्शन किया है। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा हूँ जो कि मेडिकल फील्ड में ही काम करता है। और वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी देशों से जुड़ी हुई है। इसका जी मतलब ये है कि मेरी मीटिंग चलती रहती है हर देशों से, हर बिल्कुल देशों के युवा से। पर हर देश में, मैं ये कहना चाहती हूँ, हर देश में कोई ना कोई इंडियन है। और क्या जब उनसे हिंदी में बात करते हैं, जब उन 15 लोगों की मीटिंग में वो 3 इंडियन बात करते हैं, तो वो घर वाली फीलिंग अलग होती है और वो कोई नहीं समझ सकता। वही बात है। और बिल्कुल जो हमारी हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति है, जो संस्कार हैं, और जो हिंदी है, वो हमारे उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है, मैं ये कहूँगी। और जैसे कि हमारे संचार, कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है हिंदी। भाषा, मैं हिंदी को जस्ट भाषा की तरह नहीं देखती हूँ, मैं वो देखती हूँ कि जो हम ऐसे शब्द, जो ऐसे चीज़ें जो हम लोग अपने एक्शन या कार्यों से बयान नहीं कर पाते हैं, वो हिंदी के थ्रू हम बयां कर सकते हैं। अब जैसे कविता है, हम कविता किस में प्रेफर करेंगे सुनना, कि हिंदी और उर्दू में सुने या फिर इंग्लिश, स्पेनिश में सुने? वो गहराई हिंदी में ही आती है, और वो बाहर वालों को भी पता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो रशियन बच्चे मीरा हैं। जी और श्रोताओं को मैं यहाँ पर एक सेकंड और बताना चाहूंगी। अद्विका मेरी ही मतलब स्टूडेंट रही है, जी और जी इसने 8वें दर्जे में एक किताब लिखी थी। और क्या मेरे ख्याल से मैं पहली व्यक्ति होती थी जब ये सबसे पहले जो लिखा हुआ मुझे दिखाती थी, और बाद में मैं आगे प्रिंसिपल तक भेजती थी। तो मतलब लिखी, और जो भी लिखती थी, है ना, और कविता भी बहुत अच्छी लिखती है, हिंदी की कविता क्या है, इसलिए हिंदी की कविताएं बहुत बेहतरीन लिखती है। क्या बात है। जिस जिस पटल पर एक शिक्षिका और उसकी छात्रा हो, तो ये छात्रा के लिए बहुत गर्व की बात है, और शिक्षिका के लिए भी कि आपकी जो शिक्षिका रही है मोइनी मैम, वो आपके बारे में हमें बता रही है। इसलिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बधाई आपको। आपकी बातों से जानने से पहले, मैं हमारे पटल पर बहुत से लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, आप सभी की बातें सुन रहे हैं, उनका भी मैं एक बार आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे साथ आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ आदरणीय चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय शशिकांत मिश्र, उन्होंने लिखा है कि मानवीय मूल्य और श्रेष्ठ संस्कारों, भाषाएं संस्कारी पर चर्चा सराहनीय। बहुत बहुत आभार आपका। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं फिर पहुंचना चाहूंगी आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के लिए, और एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे अद्विका भी हमें बता रही थी कि उनके पास ऑप्शन था कि हिंदी और जर्मन भाषा में उन्हें एक भाषा चुननी थी। तो आप बताइए कि क्या स्कूलों में ये ऑप्शनल होना चाहिए हिंदी को?
ये एक विषय 12वीं तक क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? और ये हाँ, नहीं नेहा पढ़ाने जी, की वजह से नेहा जी, मैं यहाँ प्रश्न तो आपने किया है आचार्य जी से, लेकिन मैं यहाँ एक अभी जो हाल का परिवर्तन है, वो कक्षा 12वीं तक हिंदी कंपलसरी हो चुकी प्रावधान है। बदलने वाला है। हाँ, 12वीं तक हो जाएगी अभी आने वाले समय। हाँ, अरे वाह! इस वर्ष से। हाँ जी, इस वर्ष से होने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से एक सतत अनुभूति का विषय है। और बहुत बहुत ज्यादा मेरे जो हमारे सवाल था उसका उत्तर हमें मिल चुका है, क्योंकि सच बात है, अगर ये हमें सोचना ना पड़े कि हम हिंदी पढ़े या कुछ और पढ़े, हमारे साथ सामने ये सवाल ही नहीं शायद होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात आदरणीय मोहिनी जी ने हम सभी को बताई है कि शायद अगले सत्र में ये प्रावधान आज लागू हो जाएगा कि हम सभी 12वीं तक हिंदी पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहती हूँ इसी बात पर कि आपके हिसाब से जो कक्षा के बाहर हिंदी का जो स्वरूप है, जैसे अद्विका ने भी बताया और मोहिनी जी ने बताया कि हम पढ़ते हैं, हिंदी विषय को पढ़ाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए जब हम जिंदगी में जाते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, तब ज्यादा सवाल उठते हैं। जो एक बार आदरणीय मोहिनी जी ने बताया भी था कि जब शायद बच्चे करियर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन सवालों का उत्तर हम उन छात्रों को कैसे दें, उन बच्चों को कैसे दें कि अगर वो सवाल लेके आते हैं कि हिंदी की मेरे उपयोगिता मेरी रोजमर्रा की जीवन में कैसे है, तो आप उसके बारे में मेरे क्या पास कहना चाहेंगे? मेरे पास लाइव एग्जाम्पल नेहा जी इसके विषय में है। एक एग्जाम्पल। मोहिनी मैम मैं आपके पास आऊंगी, पर एक बार हम सत्यनारायण शर्मा जी की तरफ बिल्कुल, से जरूर उनके जी विचार बिल्कुल, जानना चाहेंगे। जी जी सर बिल्कुल। बताइए। देखिए, हिंदी की उपयोगिता वर्तमान जीवन में भी है बराबर, क्योंकि आईएएस का एग्जाम भी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर क्वालिफाई किया जा सकता है और किया है। संस्कृत में जी भी किया है, अंग्रेजी क्या? में भी किया और सारे सब्जेक्ट में किया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी के कारण किसी प्रकार की उन्नति में, यानी पढ़ाई लिखाई या करियर में कोई बाधा है, बल्कि वो सहयोगी है। उसमें जी ऐसा है कि हर भाषा के 2-3 स्तर होते हैं, तो सामान्य स्तर में बोलचाल सबको आना चाहिए, लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो उसमें गंभीर अन्वेषण और गंभीर अध्ययन करने के बाद वो उच्च जी कोटि का कहना चाहिए अध्यापक या उच्च कोटि का स्कॉलर बन जाता है, और वो जी प्रोफेसर भी बन जाता है। और बने हैं अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं। और ये 12वीं तक जो अभी एनईपी है जिसका जिक्र मोहनी जी ने किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब ये निश्चित है कि 12वीं तक अपने देश में मातृभाषा अनिवार्य रहेगी। तो हमारे हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र है, हमारे ही देश में 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। तो जो हिंदी भाषी प्रांत है जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान जी आदि, तो वहां जी पर हिंदी अनिवार्य रहेगी। लेकिन जो तमिल आदि प्रांत है वहां वहां की भाषाएं 12वीं तक अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी, और ये बहुत जरूरी है और इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो हिंदी कक्षा के बाहर देखिए, अभी विदेशी कंपनियां सारी अपने यहाँ एक एक ऐसे व्यक्ति रखते हैं जो हिंदी सीखते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट यहाँ भारत में अगर अपना काम बढ़ाना है तो हिंदी में देना जरूरी है। अब बिल्कुल विश्व में 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हिंदी की उपयोगिता अब व्यावसायिक स्तर पर विश्व ने स्वीकार की है। अपने यहाँ भले कक्षा में हमारे यहाँ के लोग उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हो हिंदी को, क्योंकि वो हमारी है, तो जो अपनी होती है उसका कई बार महत्व हम कम करके आंकते हैं। लेकिन जी यहाँ जो विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें हर कंपनी में हिंदी भाषी या हिंदी का ज्ञाता रखा जाता है। और जो अपने देश में एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें उसमें हिंदी की आवश्यकता होती है। तो उससे व्यवसाय भी मिलता है, काम भी मिलता है, और हिंदी भाषा में भाषांतर करने वाले की भी आवश्यकता होती है, तो उसमें भी हिंदी का जानकार जरूरी होता है। और मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी में भाषण देकर हिंदी का जिस तरह गौरव बढ़ाया, और अनेक नेताओं ने, अटल जी ने जिस तरह पहली बार वहां अमेरिका में हिंदी में भाषण दिया था, तो हिंदी का गौरव लगातार बढ़ रहा है। भले अब अंग्रेजी मीडियम की बात करते हैं लोग, तो अंग्रेजी मीडियम के 99% विद्यालयों में मैं स्वयं जाकर आया हूं, वहां हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है। वो कहने के लिए अंग्रेजी मीडियम है, क्योंकि जब कोई अध्यापक कक्षा में जाता है, मान लो साइंस उसको पढ़ाना है, तो वो साइंस अगर अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करे तो 90% बच्चे नहीं समझेंगे, मातृभाषा में ही समझेंगे।
तो वो हिंदी में ही एक्सप्लेन करता है, मिक्स लैंग्वेज यूज करता है। और हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज है जो सारे भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करती आ रही है। इसलिए इसका स्वरूप इतना व्यापक हो गया है कि इसमें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, इस देश की जितनी भाषाएं हैं उनके शब्दों के अलावा बाहरी भाषाओं के भी शब्दों की भरमार है, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, इसलिए पूर्ण विकसित है और इसका स्कोप भविष्य में कभी कम नहीं होगा। यहाँ से बाहर विदेश जाकर भी अगर जॉब करना हो तो भी हिंदी उपयोगी है वर्तमान में, और आगे इसकी और उपयोगिता होगी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है तो सारी विदेशी कंपनियां यहाँ अपने काम को बढ़ाना चाहती हैं, तो उनको हिंदी भाषी लोगों की और हिंदी के जानकारों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से अब डिजिटल लैंग्वेज के रूप में भी हिंदी का कम महत्व नहीं है इस समय, और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, यानी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली ये तीसरी भाषा है। इसलिए हम इससे गौरवान्वित हों और इसके महत्व को स्वीकार करें, समझें। अंग्रेजी मीडियम में भी जो पढ़ते हैं वो नाम का अंग्रेजी मीडियम होता है, वहां हिंदी में ही व्याख्या की जाती है। ये बात सही है, अगर इसको सच्चाई से स्वीकार कर रहे हैं लोग तो अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों का अब कोई काम नहीं है इस देश में। भाई हिंदी मीडियम से पढ़ाओ, जब छात्र सक्षम हो जाए, 12वीं पास कर ले, उसके बाद वो अंग्रेजी मीडियम भी पढ़ सकता है। जैसे मेरी बेटी का स्वयं उदाहरण है कि मैंने उसको एनआईटी में जब भर्ती करवाया, 12वीं तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ी, और हिंदी मीडियम में पढ़ने का परिणाम ये हुआ कि टॉप 1% में उसका सिलेक्शन हुआ, 90% मार्क्स से वो पास हुई, और मैथमेटिक्स से बीएससी तो वो ग्रामोदय विश्वविद्यालय से किया, तो फिर लगा कि उसको कहीं अच्छी जगह से कराना चाहिए, तो एनआईटी या आईआईटी में प्रवेश के लिए जैम एक होती है एग्जाम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, उसको उसने क्वालिफाई किया, तो नागपुर का विश्वेश्वरैया एनआईटी मिला, वहां से उसने मैथमेटिक्स में एमएससी की। अब आप ये समझो कि वहां इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है और उसको कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि 12वीं तक उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वहां पूरी तरह से अन्य छात्रों के समान ही उसका परफॉर्मेंस रहा, और आज वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स बन गई है, प्रिंसिपल का भी ऑफर है। तो इस तरह से मैं अपनी बच्ची की ही बात नहीं, ऐसे अनेक बच्चे, अनेक लोग हैं जो अपना करियर हिंदी मीडियम में बना रहे हैं और बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही कि आज आपने उन बहुत बच्चों का, बहुत माता पिताओं को जवाब दिया है कि जब हम सवाल ये करते हैं कि करियर में बाधा आती है भाषा की, तो वो बाधा बिल्कुल नहीं है, और ये आपने अपने ही घर से जो उदाहरण हम सभी को दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ आदरणीय निरुपमा जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं निरुपमा जी। आदरणीय प्रेरणा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस पटल पर। सभी आप सभी को बहुत साधुवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, आप सभी को नमस्कार। आगे चलते हैं आदरणीय मोहिनी जी से। आप अपनी बात जो कह रही थी वो कहिएगा, लेकिन उसमें मैं एक प्रश्न जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। चूंकि आप बाहर भी रहती हैं और आपने अपने बताया भी कि वहां पे तंजानिया में हिंदी का चलन बहुत है, बहुत लोग आपको मिले हैं हिंदी में, उसके बावजूद भी मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जो वैश्वीकरण हो चुका है हमारे इस पूरे दुनिया में, जो ग्लोबलाइजेशन अगर जैसे हम बोलते हैं, क्या उसकी वजह से हिंदी की महत्वता में कमी आ रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, किसी भी भाषा की जो महत्ता है ना, वो निर्भर करती है कि जैसे मैं हूँ, इंसानों पे, व्यक्ति पे। जब हम ये सोचेंगे हिंदी हमारा गौरव है, तो उसकी महत्ता में कमी नहीं आएगी। ये एक एटीट्यूड है, ये एक दृष्टिकोण है लोगों का कि हम हिंदी को किस नजरिए से देखते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए हिंदी तो सम्मान का विषय है। मैं जब भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, अंग्रेजी भी दिल खोल के बोलती हूँ बच्चों से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हिंदी की जब बात आती है तो मेरी पूरी आस्था है। हिंदी मेरे लिए जो अपनी एक जैसे माँ का सम्मान है, वैसे ही मेरे लिए एक सम्मान, जो माँ का सम्मान होता है, वैसे ही मेरी मातृभाषा का सम्मान है। तो मैं जब उदाहरण दे रही थी आपको, एक तो कि लाइव एग्जाम्पल था कि हिंदी की उपयोगिता को लेकर, जब आपने आचार्य जी से प्रश्न पूछा था, उस समय मुझे ध्यान आया
कि जो बच्चे ये बच्चों के दिमाग में सोचते हैं ना कि हिंदी की उपयोगिता कहाँ है, जी उसका जवाब ये है कि आज भी भारत के 10 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदी में ही काम होता है। आप किसी भी सरकारी संस्था में चले जाएंगे ना, वहाँ हिंदी में ही काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल 10 उसमें से अपना उत्तर प्रदेश है ही। मैं अपना एक लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। मैं उस समय घाना में पूछ रही थी, ये 2012 की बात है। 2012 में क्या था कि मैं आगरा आई, वहां पर आगरा में ससुराल मैं मतलब सासू माँ का मेरा फोन लेके गई। मैंने कहा कि मम्मी आपका फोन ठीक कराना है, लाइए दे दीजिए। उनका फोन किसी ने मतलब चुरा लिया। अब चुरा लिया तो अब पुलिस स्टेशन पे गई तो एफआईआर, उन्होंने कहा एफआईआर कर दीजिए। मैंने खटाक से अंग्रेजी में एफआईआर लिख दी। एफआईआर जब लिखी तो उन्होंने कहा कि मैडम एफआईआर हिंदी में चाहिए। मैंने कहा आपने फिर क्यों नहीं बोला मुझे प्रथम सूचना दर्ज कराना है, आपको ये बोलना चाहिए था। बिल्कुल तो सही। कहते हैं कि मैडम एफआईआर तो बोला है। तो मैंने कहा भाई आपने अंग्रेजी में बोला, मैंने अंग्रेजी में लिख दी। बोले नहीं हम तो हिंदी में देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आगे से आप थोड़ा सा अपने में सुधार कीजिए कि जब आप कोई आता है तो उससे बोलिए प्रथम सूचना दर्ज कराना है, वो कर दीजिए। तो मतलब हिंदी में तो कहने मतलब मैंने इससे हिंदी में, मैंने कहा ये तो सौभाग्य की बात है हिंदी में लिखना मेरे लिए। मैंने कहा मैं तो हिंदी की शिक्षिका हूँ, मेरे तो एक सौभाग्य का विषय है हिंदी में लिखना। आप एफआईआर बोला, मैंने एफआईआर लिख दी। तो जी अंग्रेजी में आपने बोला अंग्रेजी, मैंने कहा आप हिंदी बोलिए तो हिंदी में लिखा मिलेगा आपको। आप प्रथम सूचना दर्ज कराइए, ये लिखिए कि प्रथम सूचना दर्ज कराना है। तो क्या उसको अपनी गलती समझ में आई पहली बिल्कुल बात, सही। कि हमारे पास हर शब्द का उपयोग हम करना सीखें, है ना। तो ये, और ऊपर से जो थानाध्यक्ष था उसने कहा मैडम बिल्कुल सही कह रही है कि जब बोलने वाला अंग्रेजी बोल रहा है तो आप अंग्रेजी में लिख के देंगी। और जी तो एक तो उसमें भी सुधार हुआ। दूसरा, मैं यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि वो इतना मतलब मुझे बहुत, मैंने उसको बहुत इसके लिए बड़ाई भी की, मैंने उसकी तारीफ भी की, बहुत अच्छा है कि आप हिंदी में ले रहे हैं। और मतलब मैंने ये बच्चों को भी एग्जाम्पल दिया, पता नहीं इसकी क्लास में दिया है नहीं दिया दिया। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मैंने कहा बेटा मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैंने हिंदी में लिख के दिया है क्योंकि उन्होंने मांगा। मैंने कहा आज तुम सोचते हो, उसने कहा था पत्र क्यों पढ़ूं मैं, पत्र तुम्हें और हिंदी में ही क्यों पढ़ूं, अंग्रेजी में लिख के दे दूंगा। तो मैंने कहा बेटा आज भी, आज की डेट में भी वो एफआईआर हुआ या कोई भी है, सरकारी जो पत्र जितने भी चलते हैं वो क्या मांगते, क्या है, हिंदी में ही मांगते। तो उपयोगिता वहां है हिंदी की। 10 काम तो खासतौर से हिंदी में काम करे। और मैं बताऊंगी राष्ट्रपति 1960 में राष्ट्रपति का आदेश आया था कि जितने भी भारतीय हमारे संस्थान हैं वो प्रयास करें कि हिंदी में ही कार्य करें। और उसके बाद से ज्यादा जितने भी प्रदेश है हमारे भारत के, उनमें हिंदी को लागू करने का सदा से अब तक प्रयास चल रहा है कि भाई हिंदी में ही काम करें। आप देखिए बैंकों में लिखा मिलेगा कि हिंदी में लिख के दे, हिंदी में। ये मानसिकता है, लोग अंग्रेजी में लिख के देते हैं। वो जहाँ से पढ़े हैं बच्चे, कुछ पढ़ते हैं वो लिखने में साइन हिंदी में करके दे। तो आपको अपने महत्व खुद, आपको अपनी भाषा की गरिमा को खुद स्वयं आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर ये बहुत हमारा सुंदर दायित्व है। बहुत सुंदर बात करी कि ये दायित्व हमारा है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी भाषा को कितना महत्व दे रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा है। बहुत सुंदर बात करी आपने। चलते हैं एक बार फिर से अद्विका की तरफ। और अद्विका से मैं जानना चाहती हूँ कि जो आजकल के छात्र हैं, आप आजकल की ही हैं तो मैं आप ही से सीधा सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो आजकल के छात्र हैं वो हिंदी साहित्य में अपनी रुचि थोड़ी कम, उनकी कम होती जा रही है, और उसका कारण क्या हो सकता है? नेहा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कह रही हैं कि मेरे जैसे मेरी एज के बच्चे, मेरी जो जी 2 छोटी बहनें हैं, जी एक 8 साल की थी और एक 12 साल की थी जब वो यूएस शिफ्ट हुए हैं, 2-3 साल पहले। अब अच्छा यहाँ पे बच्चों के मन में वही रहता है कि जो हमारे आस-पास हो रहा है, वही हो हमारे साथ। हमें वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम इंग्लिश में बोलेंगे। वो बिल्कुल जिस बिल्कुल। भाषा में बोलेंगे, हम उसी भाषा में बोलेंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन आसान हो जाता है और यस उनको कूल लगना होता है बच्चों के सामने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके
मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके मम्मी-पापा का सबसे ज़्यादा रोल होता है यहाँ पर, क्योंकि जो मेरी मौसी-मौसाजी हैं, वो यहाँ से हिंदी की सीबीएसई की 3-4 साल की किताबें लेके गए हैं यूएस, उनको पढ़ाने के लिए, और रोज़ उनको 1 घंटा बैठ के यूएस में भी हिंदी पढ़ाते हैं, और उनको पूरी हिंदी लिखनी सब आती है। बट वहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं। अद्विका, मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं पूछना चाहूंगी, ये आप बता रहे हो मुझे कि जब यूएस में आपके भाई बहन गए हैं, भारत की आप मुझे बात बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब का क्या, जो बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या उनका साहित्य में हिंदी भाषा से थोड़ा सा रुझान कम हो रहा है, तो क्या वो अंग्रेजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला कि कूल लगने के लिए या कुछ बातें करने के लिए, कि अगर आजकल ये भी देखा जाता है कि अगर बच्चों को अंग्रेजी नहीं हिंदी में बात करते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा पिछड़ा महसूस करते हैं, तो ये भावना क्यों आ गई है और ये कैसे आ गई है, और क्या लगता है कि ज्यादातर है या कुछ ही ऐसे छोटा ये कम लोग हैं ऐसे, इसके बारे में आप मुझे बताइए। यहाँ पर भारत में रहकर मैंने यही देखा है कि हमारे जो क्लास के बच्चे थे वो खुद बस अंग्रेजी में ही बात करते थे मोस्टली, क्योंकि वो वही चाहते थे कि हम कूल बने, हम सब बच्चों की तरह रहें, और उनको पता नहीं किस बात की शर्म हया लगती थी हिंदी में बात करने के लिए। एंड ये जो अंग्रेजी भाषा है या फिर कोई विदेशी भाषा, उसको इन लोगों ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, इतना महिमा मंडन कर दिया है उसका, कि उनको लगता है कि बस यही है, जो अंग्रेजी है वही है जो सबसे ऊपर है, और हिंदी बहुत नीचे है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। यहाँ मैं एनजीओ गई थी, वहाँ मेरी वर्कशॉप चलती है, मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, वो जाते हैं वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। अब वो गरीब बच्चे हैं, उनको इंग्लिश का कुछ नहीं आता, उनको केवल हिंदी आती है, और हम लोगों को दोनों इंग्लिश और हिंदी पढ़ाई गई है, तो हमारी मातृभाषा ही हिंदी इंग्लिश दोनों है। हम ना प्योर हिंदी में बोल सकते हैं, ना प्योर इंग्लिश में बोल पाते हैं, रोजमर्रा वाली बात। ये भी एक विडंबना का विषय है, बात है कि हम ना ही अंग्रेजी के हो पाए हैं ना ही हिंदी के। जी, बात पूरी करिए। हाँ जी, तो वहाँ जब हम एनजीओ गए और गरीब बच्चों से मिले, तो हम लोगों को दिखा कि हम कहाँ रह रहे थे और वो किस किस जगह पे रह रहे हैं। उनका और हमारा बहुत ही अलग एनवायरनमेंट है, मैं कहना चाहूँगी। हम लोगों ने वहाँ पर महावरी के बारे में, प्लास्टिक, पेपर बैग, शिक्षा का महत्व, उसकी महत्वपूर्णता, वो सब बताया। हम लोगों को काफ़ी समय ऐसा हुआ कि हमको बहुत डिफ़िकल्टी हुई, जैसे महावरी के बारे में समझाने के लिए। हम लोगों को पूरा साइंस इंग्लिश में पढ़ाया गया था, अब हमको पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बताना था, जो कि हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करी एंड उन सब बच्चों को सब समझाया। पता नहीं हमारे यहाँ क्यों भारत में मातृभाषा को इतना ढीला छोड़ा गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे फ्रांस, रशिया हो गया, ऐसी कंट्रीज में अगर उनके यहाँ हम लोग घूमने भी गए हैं, तब भी हमको उनकी भाषा आनी चाहिए। वो हम उनको अंग्रेजी आती भी होगी तब भी वो हमसे अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, हमें गूगल ट्रांसलेट लेके घूमना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वो इतने गौरव से अपनी भाषा बोलते हैं। हाँ, और ये हमारे यहाँ नहीं है, और ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है जी। यही बात है कि जो मोहिनी मैम ने बोली कि हमारे कांधों का भार है, हमें महत्व देना है, और शायद हम लोगों ने ही उस महत्व को कम कर दिया है। इसी बात को आगे रखते हुए एक सवाल आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी से पूछना चाहूंगी मैं, कि आपके अनुसार ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए विद्यालयों के स्तर पर, कि बच्चों में ये भावना ही ना रहे कि हमें अंग्रेजी या कोई और बाहर की भाषा हमें आनी चाहिए, और हिंदी का महत्व उनके जीवन में उन्हें लगे कि हमें बहुत जरूरी है और वही सम्मान देना चाहिए। मेरे ख्याल से आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है, तो यही सवाल मैं मैम से पूछती हूँ कि आपके अनुसार कक्षा में एज अ शिक्षक क्या करे, या इस स्तर पे हम क्या करें कि बच्चों में ये भावना ना। नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और मुझे लगता है इसके लिए ये दूर दूर तक बात जाए, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रचार प्रसार या हिंदी के से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आज जो सीबीएसई में हिंदी पढ़ाई जा रही है, मैं उसकी बात करूंगी।
जो खासकर कोर्स बी पढ़ाई जा रही है आजकल, ज्यादातर बच्चे जो है ना वो कोर्स बी पढ़ रहे हैं। जी और वो जो उनकी प्लेटर में हिंदी है ना, कोई जी भी पढ़ेगा कि वो नीरस ही है। मैं आपको हिंदी की शिक्षिका होने के नाते मैं आपको 100% मैं बता रही हूँ। उसके लिए मैंने उस समय विनीत जोशी हुआ करते थे डायरेक्टर, खुद लिखा था। और जी मैंने ये पत्र, मैं उसमें पोद्दार एचओडी थी, पोद्दार में हिंदी की एचओडी थी मैं। और मुंबई नेहरू ब्रांच में मैं हिंदी की एचओडी थी। तो मैंने जी ये खुद लिखा था कि जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी अपना में इतने अच्छे साहित्यकार पढ़े हुए हैं। आप पढ़ लीजिए, घनानंद पढ़ लीजिए, बिहारी पढ़िए, रीतिकालीन कवि कोई भी उठा के पढ़ लीजिए, सूर तुलसी सब पढ़ लीजिए आप। इतने बढ़िया बढ़िया आपको कवि मिलेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया साहित्यकार मिलेंगे जी कि आप उनकी प्लेटर में वो दीजिए ना, चीज दीजिए वो, कि आप पढ़ने का बच्चों का मन करे। मैं आपको बताऊं, एज अ टीचर मैं आपको जी खुद बता रही हूँ, मैंने खुद जो पढ़ाती थी मैंने लिख के भेजा कि कीचड़ का काव्य हम पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नामवर सिंह जी को भी ये लिखा। नामवर जी सिंह उस समय समिति के मेंबर थे। मैंने कहा हिंदी में इतना बेहतरीन साहित्य है, इतना बेहतरीन साहित्य है। नामवर सिंह जी को मैंने ये लिखा था जी क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं था। फिर मैंने उनको फेसबुक पे कनेक्ट करते हुए लिखा था। फिर विनीत जोशी को लिखा, और विनीत जोशी ने मेरे ख्याल से, मैंने जब मैंने एक बार चिट्ठी लिखी जब मैं घाना में थी। उस उस समय मुझे लगता है, उस समय साधना करके एक मैडम थी, वो आई हुई थी, मतलब सीबीएसई से डायरेक्टर थी, लेकिन वो अंग्रेजी का विभाग देखती थी। मैंने उनको वो सब कम्युनिकेट किया, पूरा उन्हें जी बताया कि ये हम पढ़ा रहे हैं 9th-10th में, बताइए इतना अच्छा हिंदी में साहित्य है, बच्चों में रस, नीरस हो जाते हैं बच्चे जब ये सुनते हैं। कीचड़ का काव्य काका कालेलकर का बहुत अच्छा है, लेकिन वो बीए तक पढ़ाया जाए ना तो समझ में आएगा बच्चों को। 9th-10th के बच्चे, हाँ, धूल धूल ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे तो वो क्लास में सोते हैं, बिकॉज उनकी प्लेटर जी में ही वो चीज हमने नहीं डाली है। तो इसमें जी जागना होगा उस समिति को, जो क्या आप बच्चों की प्लेटर में डाल रहे हैं। आप बच्चों को वो साहित्य दीजिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं जी लिटरली मैं बताऊं, जब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरा एक एक बच्चा कहता है मैम ये 12th में हिंदी में लूंगा क्या या बात है। लूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो, आप उस बच्चे को वहां उस लेवल तक तो लेके जाइए जहां पर हिंदी है हमारी। आपने उस लेटर में डाल दिया धूल, 9th क्लास के बच्चे को धूल देखते ही मतलब नाम एक तो धूल, फिर बच्चे कहेंगे मैडम ना अखाड़े रहे, ना अखाड़े का हमारा ये। तो हम अब इसको कैसे करें, कैसे पढ़ें? बच्चे को मैं उसके लेवल पे समझाती हूँ कि बेटा बच्चा आप WWF के स्तर पे समझ ले, जी जी है ना। बिल्कुल अखाड़े रहे ना अखाड़े की संस्कृति, तो उसमें बच्चे के लिए डालना क्या है, मतलब ये एक जो समिति गठित होती है ना, ये इसके लिए बहुत चिंतनीय विषय है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि हम 9th-10th के जो प्लेटर में डाल रहे हैं सीबीएसई का, चाहे वो कोर्स ए है, कोर्स ए बहुत बेहतरीन है, मैं बताऊं आपको, कोर्स ए लेकिन बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वही कोर्स बी में का जो प्लेटर है, इतना नीरस है, इतना अ, उबाऊ है बच्चों के लिए, मैं बता रही हूँ। तो जी मेरे ख्याल से इस पे बहुत सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर हो बच्चों के लिए। और जी ऐसा नहीं बिल्कुल है कि हिंदी में रुचिकर विषय नहीं है। काका कालेलकर को आप पढ़ाइए, काका कालेलकर एक अच्छे साहित्यकार हैं, आप उन्हें पढ़ाइए, लेकिन उनकी क्या चीज 9th में आने लायक है, इस पे चिंतन होना चाहिए। शायद विषय में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। हम क्या पढ़ा रहे हैं इसमें नहीं, बदलाव की बहुत जरूरत है। उसमें आपने जो सब्जेक्ट भी लिया है उसमें मतलब आप निश्चित तौर से पूरा जो प्लेटर है ना, आप जी उसमें जी जी ऐसी चीजें डालिए बहुत। आप देखिए ना, आप गरानन डाल दीजिए, आप जी जी भूषण का भी डालिए। अरे जी भूषण का भी बच्चे रैप की तरह याद कर लेंगे। मैंने आपको बताऊं, मैंने याद अपने रानी लक्ष्मीबाई याद कराई है बच्चों को, और पूरी पूरी याद पड़ी है बच्चों को। हाँ, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की हमने मन में ठानी थी, चमक उड़ी सन 57 में यह तक। सुभद्रा कुमारी चौहान को रखिए,
क्या बात है, आप क्या बात ऐसे है। विषय रखिए, आप ऐसे विषय रखिए जिससे बच्चों के अंदर उस विषय के प्रति लगाव जागे, ना कि ऐसा, ये मेरे ख्याल से बहुत बिल्कुल। बड़ा विषय है। मैं नामवर सिंह उस समय समिति के एक अध्यक्ष थे, उनको लिख चुकी हूँ इस चीज को। जी जी जी। लेकिन यस विनीत जोशी ने ये जो पाठ थे ना, ये हटा दिए। मेरे ख्याल से इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उन तक अपनी बात पहुंचाई और वो पाठ हटाए गए। क्या बात है, टीचर बहुत का सही काव्य बात पाठ हटाया गया, क्योंकि है। जब तक देखिए हम लोग जागृत नहीं होंगे तो हम बच्चों को वो जो प्लेटर में दिया गया सामान है वो बच्चे कैसे ग्रहण करेंगे भाई। वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बहुत चीज बच्चे को दे रहे हो 9th क्लास में, बच्चा उस चीज को पढ़ने से पहले ही भाग रहा है। बिल्कुल और सही बात है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से पूरा मैं जब उस समय पोद्दार में थी तो मेरे से प्रिंसिपल ने बोला था कि जी मैडम बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, आप बहुत जागृत हैं इसलिए ये लिख रही हैं, वरना ये पूरा एक गठन जो होता है ना, सब में बहुत बड़े बड़े व्यवस्थाओं में जो संदेह है वो व्यवस्थाओं में बड़ा संदेह होता है, इसलिए ये चीजें आती है। मैंने कहा सर जी देखिए 9th क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, और बच्चा जी तो हिंदी में इतना अच्छा साहित्य है। मैं यही कहूंगी कि क्लास जो 9th है उसमें आप इतना बढ़िया चीजें आप डाल सकते हैं, इस पे पुनः विचार होना चाहिए। बहुत समिति बहुत इस अच्छी पे बात, बहुत अच्छी बात करी है। और आपने एकदम सटीक बात करी है। जो बदलाव की जरूरत है विषय में, वो बहुत जरूरी है। और ये सच है जो आपने अभी कविता बोली, मुझे अपनी कक्षा याद आ गई। बहुत सारी कविताओं में ये एक कविता ऐसी है जो हमें याद है आज तक भी, तो कुछ तो वजह आप होगी। देखिए ना, भूषण, हाँ भूषण की कविताएं देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल घनानंद की कविताएं देखिए, वो इसी कैटेगरी की कविताएं बच्चा चलते फिरते रैप की तरह याद करेगा और जी हमारा जी साहित्य जिएगा फिर से। जो बिल्कुल आज बिल्कुल सर, लगता है ना लोगों को कि भाई वो साइड ट्रैक हो रहा है, वो यही वजह है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटर उसमें सजा के अच्छे साहित्यकार डालने होंगे। जी हमारा जो विषय है कक्षा से बाहर हिंदी का संस्कार, और हमें ये लग रहा है अपनी बातचीत से, आप सभी की बातचीत से, आपकी बातों से, कि कक्षा के अंदर थोड़े परिवर्तन हो जाए तो हिंदी का संसार जो बाहर है उसका स्वरूप अपने आप ही निखर जाएगा, बदल जाएगा। हमारे साथ आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और वो उन्होंने बोला है कि स्कूल के बाहर हिंदी में बात होनी चाहिए। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें करते हैं उसमें भी अंग्रेजी अब काफी हद तक अंदर आ चुकी है। समय की अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि थोड़े हमें सवाल कम करने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, और आदरणीय सत्यनारायण सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो मैं जल्दी से सर आपसे एक बात करना अंत में पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से हिंदी का क्या भविष्य है कक्षा के बाहर? थोड़ा जल्दी और कम शब्दों में अपने हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। जी हाँ, मेरे अनुसार हिंदी का भविष्य उज्जवल है, जी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत अधिक संख्या में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। प्रवासी भारतीय भी आपस में मिलते हैं तो हिंदी बोलकर ही आत्मीयता बिल्कुल व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। व्यावसायिक दृष्टि से भी, जैसा मैंने पहले बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हिंदी में ही एडवर्टाइजमेंट दे रही है, देना पड़ेगा उनको अगर भारत में उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, या हिंदी जी भाषी क्षेत्र में। तो अब इस युग में हिंदी जैसी विशाल जन समूह जिसको बोलता है, ऐसी जी भाषा अब जो है पर्दे के पीछे नहीं रह सकती और उसका महत्व कम नहीं हो सकता। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये प्रयास चल रहा है कि वहां भी ये एक आधिकारिक भाषा बने, और जल्दी ही वो दिन हमें देखने को मिलेगा साल भर के अंदर ही, जब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आधिकारिक भाषा होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। हिंदी का महत्व कभी कम नहीं होगा, और भाषा उज्जवल ही है, इसका भविष्य उज्जवल ही है। ये सुनकर एक सुखद अनुभूति होती है, गौरव होता है, एक सम्मान की जो अनुभूति है वो महसूस होती है। और आज आप सभी से बात करके, जो अलग अलग तबके से, अलग अलग जगह से आए हैं हमारे साथ, एक शिक्षिका है तो एक छात्रा है जो बाहर है, हमारे साथ जो हमारे हिंदी की जो ज्ञाता है, आज उन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई। हमारे जो श्रोतागण हैं, आज सभी ने मिलकर जो हिंदी को जिया है,
और एक बार फिर से उसकी महत्वता को जाना है और अपनी जिम्मेदारी भी समझी है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके महत्व को कहीं पर भी, इस दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी बैठे हो, कम ना होने दें और शुरुआत अपने देश से करें। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और एक बार माँ, फिर मुझे से एक वाक्य बोलना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा प्रथम नहीं रही अब आज की जनरेशन में, तो अब जो सेंटेंस हमारे यहाँ इस्तेमाल होगा वो है लौट को बुद्धू घर को आए, वही होगा अब मैं ये कहना चाहूंगी। बट मैं बोलना चाहूंगी कि देर नहीं हुई है अभी, हम भटक रहे थे, हमें सही दिशा मिल गई है और हम अपने घर ही आते हैं कुछ गलतियां करके, और घर वही है जो गलती कर भी दे तो माफ कर दे और उसे उतने ही प्यार से, उतने ही सम्मान से उसे अपने आगोश में ले। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एक बार फिर से कि आपने समय निकाला इस पटल के लिए और इतनी सुंदर परिचर्चा करी है। आज बहुत सारी बातें पता चली हैं और हमारे जो श्रोतागण हैं, आदरणीय अर्चना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आदरणीय संगीता पहुजा जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय संगीता चौहान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत सभी लोग जुड़े हैं और आज हिंदी को का जश्न जैसा मुझे महसूस हो रहा है, शायद आप सभी को भी वही महसूस हो रहा होगा। बहुत गौरवशाली पल है जब आज सभी हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी महत्वता के बारे में बात कर रहे हैं और ना कि सिर्फ इस देश में, सभी देशों में। आपका एक बार फिर से इस पटल पर आने पर बहुत बहुत आभार। हिंदी साहित्य संस्थान आप सभी को आभार व्यक्त करता है। आप सभी को शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।